चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिया हुआ है और उनके उनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, आपको बताना है। जैसे जन्म है, जन्म से रिलेटेड कौन से प्रतीक है, तो आपको बता दें कि जन्म से रिलेटेड जो प्रतीक है वो क्या है, बैल है। और ज्ञान से रिलेटेड की बात करें तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोधि वृक्ष के समक्ष यानी कि नीचे हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान की बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। अगर हम प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश यहाँ पे हो जाएगा चक्र। और यहाँ मृत्यु की बात करें तो स्तूप से रिलेटेड है, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। ए का हो जाएगा 3, जो कि ए का 3 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि केवीएस टीजीटी 2018 का ये ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है द स्लोगन गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5th प्लान यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगर पूछे कि इस समय में प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो आप जानते हैं कि भारत के एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई थी जो जिनका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक, तो यहाँ पे आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न करने से पहले कुछ पॉइंट डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्लोगन गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन वाज गिवन द 5th 5-year प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो कि 5th 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 1974 से लेकर 1979 तक वास, क्योंकि हर साल क्या होता है कि 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए 1974 में इम्प्लीमेंट किया गया, लगाया गया। और अगर इसमें आप 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1970 यानी कि 1979। ठीक है, इन 1978 द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई, 1978 में सरकार नए बदल गए मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ऑफ रिजेक्टेड द प्लान। इंदिरा गांधी के बाद जो सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने इस जो पंचवर्षीय योजना था इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप इस चैनल पर यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। क्योंकि ये जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन द मिड 9th सेंचुरी विच स्टेट। कुका जो आंदोलन है 19वीं सदी के मध्य में किस राज्य में शुरू किया गया था। तो आप अगर हमारे पुराने वाले सेशंस को अगर आपने देखे होंगे तो आप जरूर आंसर यहाँ पे कर देंगे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंजाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुका आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। कुका वॉज रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट इन द पंजाब। ये किस तरीके की मूवमेंट था, तो कुका आंदोलन पंजाब में धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। और ये आंदोलन जो हुआ कब हुआ था, तो 1849 में। 1849 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई राजनीतिक व्यवस्था को प्रति पंजाब के लोगों की पहली बड़ी प्रतिक्रिया को चिन्हित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि सरदार सरोवर बांध है का निर्माण किस किस नदी पर किया गया है। तो यहाँ पे जो सरदार सरोवर की जो बांध है ये कहाँ पर कराया गया है, तो नर्मदा नदी के। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर कराया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और यहाँ से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में अभी 31 अक्टूबर गया है और 31 अक्टूबर के रिलेटेड बहुत प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, गुजरात में है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी और इसी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और इनिग्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर 2018 31 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे क्या है, जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टेचू यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पर, इसी सरदार सरोवर बांध के नजदीक में। कब, तो 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। कब, 31 अक्टूबर 2018 को। और 31 अक्टूबर को ही यूनिटी डे मनाते हैं
और इन्हें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे लंबा स्टैचू है जिसकी हाइट कई बार पूछ दिया जाता है तो 182 मीटर है और ये कहाँ है? नर्मदा नदी, गुजरात के नर्मदा नदी के सरोवर बांध के पास है। किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसकी जो हाइट है स्टेचू की यानी मूर्ति की वो 182 मीटर है। अगर हम फीट में बात करें तो करीब करीब 587 फीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन, कई बार ये पेपर में पूछ दिया जाता है कि ये जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है जो कि विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा है, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, किसने इस कंस्ट्रक्शन को रूप दिया था? तो इंडियन है स्कल्पचर राम वासुदेव सुतार है। ठीक है, भारतीय मूर्तिकार था जो कि राम वी सुतार द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। तो इस स्लाइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे है, तो सरदार सरोवर डैम अभी मैंने बताया कहाँ पे है, तो गुजरात में है जो कि नर्मदा नदी पर है। इट फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी जो फाउंडेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 अप्रैल 1971, लेकिन उस समय बन नहीं पाया था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में 2018 कब 31 अक्टूबर 2018 को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए परंपरागत का ऊर्जा का मतलब होता है, परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है कि जो कि दर पीढ़ी दर चली आ रही है। जैसे अगर हम ये बात करें कि पवन ऊर्जा अभी है, तो क्या आज से 100 साल पहले पवन ऊर्जा नाम करके कुछ भी चीज हुआ करता होगा? जी नहीं, तो ये परंपरागत नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आज से 500 साल पहले मोबाइल यानी कि आप मोबाइल हुआ करता था, तो आप कहेंगे उस समय तो कुछ मोबाइल का बात ही नहीं चलता था, तो वो क्या हो गया? परंपरागत नहीं हुआ। कहने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि पापा दादा उसके पापा, जो दर साल जो चीजें चली आ रही है जिसे हम जानते हैं उसको कहते हैं परंपरागत, और जो अभी हाल फिलहाल में डिजाइन की गई है, बना हुआ है, यूज कर रहे हैं, उसे कहते हैं गैर परंपरागत। तो यहाँ पे देखिए पूछा है परंपरागत, तो देखिए पवन ऊर्जा उस समय पहले हमारे दादा परदादा छरदादा वो यूज नहीं करते थे, तो ये हो जाएगा परंपरागत नहीं, ये है गैर परंपरागत। ठीक है, सौर ऊर्जा भी उस समय कुछ नहीं चलता था, यानी कि उस समय सोलर प्लेट हुआ नहीं करता था कि जिसके कारण सौर से ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और घर में बिजली जला देंगे, टीवी पंखा चला देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत। टाइडल एनर्जी की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा भी उस समय उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन लोग नाम भी नहीं जानते थे, धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार क्या हुआ? डिस्कवर हुआ, इन्वेंशन किया गया, इसलिए ये भी क्या है? गैर परंपरागत। अब यहाँ पे ये जो तीनों ऊर्जा है ना, ये गैर परंपरागत है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है, लेकिन यहाँ पे हमारे इस प्रश्न में पूछा है कि परंपरागत सोर्स यानी कन्वेंशनल सोर्सेस की बात करें तो सिर्फ एक ही हो जाएगा, जो फॉसिल्स फ्यूल हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आज का नहीं, ये लाखों करोड़ों साल पहले इसे बना था और हमारे दादा परदादा सभी उस समय से ही यूज करते आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो फॉसिल्स फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से देख सकते हैं जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो दो तरह के सोर्सेस एनर्जी होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल सोर्सेस और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं परंपरागत ऊर्जा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं जो कि हाल फिलहाल में इसकी उद्घाटन हुई है या फिर हाल फिलहाल में इसे खोजे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल की बात करें तो ये कमर्शियल भी होता है और नॉन कमर्शियल भी होता है। जैसे कोयला है, ये क्या है? कमर्शियल है। ठीक है, नेचुरल गैस एंड ऑयल, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? कमर्शियल है। जबकि फायरवुड, ड्राई डग, ये सभी क्या है? नॉन कमर्शियल है। सोलर की बात करें जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, विंड ऊर्जा हो गया, टाइडल ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, जियोथर्मल हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ये की सभी के सभी क्या है? नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा, पेपर में हर किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है, चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, या फिर UP2 टेट हो, या PTET हो, या कोई भी आप टीचिंग एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे, यहाँ से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, बशर्ते है तो आपको इसको याद करने का। ठीक है, चलिए यहां देख लेते हैं और भी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा वो होते हैं जो मैंने आपको बताया पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है, और गैर परंपरागत वो ऊर्जा होते हैं जो कि गैर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल रही है, लेकिन वर्तमान अभी स्थिति में हम उसका यूज कर रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा का पहले यूज नहीं किया जाता था, ठीक है, तो ये क्या होगा, गैर परंपरागत हुआ। लेकिन पहले क्या है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सभी के सभी पहले यूज की जाती थी, ठीक है, दादा परदादा, तो वो हो जाएगा परंपरागत स्रोत। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ये सभी के सभी क्या है, परंपरागत स्रोत हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला करने से पहले, यानी अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी कर दें। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो DMA का मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखिए डिजास्टर यहाँ पे पूछा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है कब पारित किया गया था, यहाँ पे अधिनियम लागू हुआ था। लेकिन देखिए अगर हम बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये 2005 में इसको लाया गया था। जब 2000 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया गया था, लेकिन 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधक अधिनियम को लागू नहीं किया गया था। कब किया गया था, 2006 में इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया था। तो यहाँ पे वही पूछा है कि लागू कब हुआ है आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, और वही अगर हम NGT की बात करें तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो 2010 में, और अगर हम LPG की बात करें तो LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 1995 में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पेपर में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इन फोर्स ऑफ इन 2026। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये 2006 से क्या हो गया, लागू हो गया, प्रभावी हो गया। लेकिन ये जो पास किया गया था 2005 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा 2005 में से पारित किया गया था। इट वर्क, ये जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे कहते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा ये काम करता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, 2005 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, और ये किसके अंदर कार्य करता है, गृह मंत्रालय, या फिर इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे इसको कहते हैं MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स द भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि भाखड़ा नांगल जो डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सतलज नदी पर, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है। ठीक, और इसको विस्तार से जान लेते हैं, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। अभी और प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वंदे मातरम बिकम द पॉपुलर सॉन्ग पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो वंदे मातरम है, आप जानते हैं कि ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन है, राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है। और ये पहली बार राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था, 1911 में, जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था 1911 में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। और वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था, 1896 में। ठीक है, ये भी कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, ये भी 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है कि वंदे मातरम सबसे ज्यादा लोकप्रिय किस आंदोलन में हुआ था। तो देखिए वंदे मातरम सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय हुआ था वो 1896 में सबसे पहली बार तो गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में, लेकिन सबसे जो लोकप्रिय हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में। और 1905 में कौन सा आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। डेट पूछे तो 8 अगस्त। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1930 में, असहयोग 1920 में। असहयोग की भी बात करें, नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट करें तो 1920 में, और स्वदेशी की बात करें तो 1905 में। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए
अगला कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, वंदे मातरम यहीं पे स्वदेशी मूवमेंट में ही गाया गया था वंदे मातरम। और यहाँ पे देखिए, द स्वदेशी मूवमेंट विच इज आल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर द मेक इन इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं द स्वदेशी मूवमेंट विच इज आल्सो एन इंस्पिरेशन ऑफ मेक फॉर इंडिया। आप सभी जानते हैं भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत एक योजना लॉन्च किया गया है, मेक इन इंडिया। इसी के तहत यानी कि स्वदेशी मूवमेंट की तरह एक इंस्पिरेशन हुआ कि भारत मेक इन इंडिया यानी कि भारत में बनाओ, भारत में बेचो और इसके साथ साथ विदेशों में भी बेचो, इसलिए यहाँ पे मेक इन इंडिया लाया गया था। अब वॉच ऑफिशियली स्टार्टेड अगस्त, यहाँ पे देखिए ये जो है अगस्त 7 1995 में, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये कब, अगस्त 7 1995 यानी कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब किया था, ये मेक इन इंडिया इसी से यानी स्वदेशी आंदोलन से ही इंस्पायर है कौन, मेक इन इंडिया। आपको कभी जोड़ी मिलाने के रूप में दे सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मेक इन इंडिया किससे अभिप्रेरित है, तो स्वदेशी आंदोलन से। और 7 अगस्त 1905 को इसकी मतलब कि आधिकारिक तौर पर स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, देखिएगा यहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह से अब जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रश्न से करीब 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि द 1917 यानी कि द 1917 सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यानी कि 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था किस शहर में आयोजित की गई थी। तो ये 1917 का जो अधिवेशन हुआ था बहुत खास है, क्योंकि भारत के जो इंडियन नेशनल आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो आईएनसी की पहली आईएनसी में ही भारत के नहीं बल्कि नेशनल इंडियन नेशनल भारतीय नेशनल कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पे बनी थी। और इसका जो सेशन हुआ तो ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर लिख सकते हैं आप कमेंट में, कलकत्ता। कहाँ पे, कलकत्ता। कलकत्ता में इस सेशन का हुआ था 1917 में। और सबसे पहली बार आईएनसी में महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट। कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछिए कांग्रेस की पहले बैठक कहाँ हुआ था, तो ये पहली बैठक हुआ था मुंबई में। कब हुआ था, तो 1885 में। अध्यक्ष रूप से तो डब्ल्यूसी बनर्जी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखने से पहले कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण देख लेते हैं। द 1917 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता। 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और यहीं पर पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कौन की थी, एनी बेसेंट। 19 वही चीज यहाँ पे लिखा है, एनी बेसेंट फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब, कलकत्ता सेशन में। कब, 1917 में। तो इस पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में डिस्क्राइब किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ये सेशन रेगुलर होता है, और आप इस तरीके से रेगुलर सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ 1857। देखिए 1857 में क्या होता, तो 1857 की क्रांति हुई थी भारत में। और उस समय पूछा था कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था। आजादी के ये नहीं पूछा है, आजादी के समय, आजादी हमें कब मिला था, 1947 में। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ था वो क्लाइमेट एटली हुआ करता था, मैंने आपको पिछले वाले सेशन में कराया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत में 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, ये पूछा है। तो देखिए, तो उस समय बात करें तो उस समय हो जाएगा लॉर्ड पाल्मर्स्टन, यानी लॉर्ड पाल्मर्स्टन जो थे उस समय 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उसी समय अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में उस समय वाइसरॉय कौन थे, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि 1857 के समय में भारत में जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर उस समय अगर आपसे अगर ये पूछ लिए तो 1942 में, यानी कि 1942 जो कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय अगर पूछ लिए तो कौन थे, तो उसमें लॉर्ड चर्चिल थे प्रधानमंत्री। 1947 में क्लाइमेट एटली। सारे पॉइंट को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड पाल्मर्स्टन 1857 के दौरान ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, जो कि ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। और
लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के क्या थे, तो गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड पामस्टर जो 1855 से लेकर 1865 तक ब्रिटेन के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स किल्ड द लास्ट रूलर, ठीक है, रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, बृहद्रथ, जो बृहद्रथ थे, ठीक है। यहाँ पे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य, जो मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे, कौन, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ। यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है, तो यहाँ पे एक याद रख लीजिएगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। अब यहाँ पे पूछा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे, इनकी हत्या किसने किया था, तो देखिए पुष्यमित्र जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था, इनकी हत्या कर करके, ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किया था, कौन, पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए अगला यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि पुष्यमित्र शुंग किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, जिसका नाम था बृहद्रथ। आपको याद रखना है क्या, कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ थे, और इसकी हत्या किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ द शुंग एम्पायर। तो शुंग वंश की शुंग एम्पायर की स्थापना क्या करते, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दिया, और इन्होंने ही पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य की संस्थापक और पहले शासक बने थे। यानी कि शुंग वंश के संस्थापक बोले तो कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र हो जाएगा, और पहले शासक बोले शुंग साम्राज्य का, तो वो भी पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यह प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, हु डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसको किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको डिस्क्राइब किया, रिप्रेजेंट किया, तो किसने, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने, जिसका पूरा नाम है विनायक दामोदर दास सावरकर, जो इन्होंने ही पहला बताया कि 1857 को क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले के रूप में इन्होंने बताया है। और इसके अलावा मैं बता दूं तो यहाँ पे अभिनव भारत और मित्र मेला नामक इन्होंने ही शुरू किया था, कौन, वीडी सावरकर ने। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हैं वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर और इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने बताया था। वीडी सावरकर जो कॉल्ड 1857 रिवोल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसने बताया, वीडी सावरकर ने। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन विच पॉपुलराइज द टर्म्स इन द ईयर 1909, यानी कि 1909 में इन्होंने 1909 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने शब्द को लोकप्रिय बना दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या नाम है, वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी यहाँ से भला हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द वाटरफॉल एंड द रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि जलप्रपात और नदी की निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यही इसमें बताना है। तो देखिए जो जोग है ये शरावती नदी पे है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कपिल धारा की बात करें तो ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी देवी पे, जबकि यहाँ पे बोला कावेरी पे, किसमें है, नर्मदा नदी पे, कहाँ पर, नर्मदा नदी पे, ठीक है, नर्मदा नदी पे। धुआंधार की अगर हम बात करें तो ये धुआंधार कावेरी पे नहीं है, ये भी कहाँ है, नर्मदा पे है। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, एक में से ज्यादा सही नहीं है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। जोग फॉल्स वाटरफॉल द शरावती नदी पर है, वाटर घाट्स, ठीक है, सागर, तलुक, सिमोगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, जोग जलप्रपात सिमोगा जिले के पश्चिमी घाट जाको तालुक में शरावती नदी पर एक झरना है। कपिल धारा की बात करें तो कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित कपिल धारा
प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। जोग प्रपात कहाँ पे है, तो सिमडेगा जिले के पश्चिमी घाट पर है और शरावती नदी पर एक झरना है। कपिल धारा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक जिले में है, जो कि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार की बात करें तो धुआंधार जल कहाँ पे है, ये भी नर्मदा नदी पे, कपिल और धुआंधार ये दोनों ही नर्मदा नदी पर है, और जो कि धुआंधार झरना है, एक पानी का झरना है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। तो धुआंधार नर्मदा नदी पर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर जिले में है। कपिल धारा भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये अमरकंटक जिले में है, ठीक है। और जोग प्रपात कहाँ है, पश्चिमी घाट में है, जो कि शिमोगा जिले पे शरावती नदी के तट पर है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि एनजीटी का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि जो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, अगर इन्वायरमेंट पे किसी तरह से खतरा या कोई भी प्रदूषित करता है तो एनजीटी क्या करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करता है। तो ये क्या है, एक तरह के प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनजीटी की जो स्थापना है भारत के सरकार के द्वारा इसके किया गया है। वही पूछा है कि एनजीटी की स्थापना कब किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2010 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया है। यहाँ पे इसको विस्तार से अगर देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 अक्टूबर कब एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना किया गया है। किस कौन से एक्ट के तहत, तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, ठीक है। ये क्या है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई है, एनजीटी की अधिनियम 2010 के तहत, जिसमें कि जो ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। वे 3 वर्ष की अवधि पर, ये 3 वर्ष तक यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष रहते हैं, या फिर 65 वर्ष क्या है, ठीक है, 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु इसमें शामिल है, यानी कि 65 वर्ष हो जाए या फिर 3 वर्ष की अवधि। पहले वो पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि अगर एनजीटी का अध्यक्ष बन गया तो फिर दोबारा ये पात्र नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब क्या होता है कि प्रथम तैरता हुआ संयंत्र। तैरता हुआ का मतलब आपने देखा होगा, नदी तालाब देखा होगा, अगर तालाब के बीचों बीच अगर उसमें से लकड़ी का या फिर कोई भी लकड़ का प्लेट या फिर उसमें प्लाई बोर्ड रख के उसके ऊपर अगर अब हम सोलर प्लेट लग देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नीचे मछली भी रह सकता है और ऊपर हमारे सोलर प्लेट भी रह सकता है। तो इस तरह के भारत का बिहार एक पहला राज्य बन गया है। और बिहार में कहाँ पर, कौन से जिला में, तो यहाँ पे हो जाएगा दरभंगा में। कहाँ पर, दरभंगा में। बिहार के दरभंगा जिला एक पहला हो गया है जो कि भारत का प्रथम तैरता, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ संयंत्र लगाया गया है, तो दरभंगा जिले में। इस पॉइंट को याद रखेगा। अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है कि ये पानी है, यानी कि तालाब है, और इस तालाब के ऊपर देखिए यहाँ पे ये इस तरह से प्लेट बैठाया गया और इसी ऊपर यहाँ पे देखिए क्या है कि सोलर प्लेट लगाया गया है। यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगा और यहाँ से क्या होगा, बैटरी चार्ज होगा, बिजली बनेगा यहीं से और लोगों के घरों तक पहुँचाया जाएगा। अब पूरा भारत में नहीं, इसकी ये कैपेसिटी कुछ होती है 2 से 3 मेगावाट की कैपेसिटी है, इतना ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इस ओपन इन दरभंगा। कहाँ पर, दरभंगा में इसे ओपन किया गया है। ये 2 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। बिहार द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज द ऑब्जर्व इट द प्रिपरेशन BRED के तहत है। BRD की कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, BR ठीक है, फुल फॉर्म, तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक। दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है और BRED के तहत, BRD का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, पेपर में पूछ दिया जाएगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे पूछा हु इन्वाइटेड द गांधी कम टू चंपारण। आप सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था और उससे पहले 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और लखनऊ के अधिवेशन में ही बिहार के एक मतलब कि किसान हुआ करता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, यहीं पे महात्मा गांधी से मिले थे और यहीं पे महात्मा गांधी तो इन्होंने बोला था कि देखिए
गांधी जी बिहार में 3 कट्या पद्धति लागू है और यहाँ पर जो अंग्रेज हैं बहुत अत्याचार करते हैं। आप एक हमारे पास यहाँ पे गांव में आइए, चंपारण आइए और देखिए हमारे किसान लोगों की किस तरीके से दुर्दशा हो रही है। और इसी के कहने पर यानी कि राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी क्या हुआ, प्रेरित हो गए और महात्मा गांधी 1917 में चंपारण का दौरा किया और वहीं पे चंपारण का सत्याग्रह उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ये है अंतरिम सरकार में खाद्य एवं प्रसंस्करण के इसको अध्यक्ष बनाया गया था, इनके पास था। और इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 बार लगातार बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगर बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी यहाँ से कुछ भला हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, क्या है, विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्डिंग ड्यूरिंग द अंतरिम गवर्नमेंट। जो अंतरिम गवर्नमेंट थे, अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, जिसमें कि 14 लोगों को अंतरिम गवर्नमेंट में 14 लोग क्या थे, सदस्य, 14 विभाग भी थे, 14 सदस्य भी थे। और उस स्थिति में यही पूछा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके पास कौन सा विभाग था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग तक इनके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के पास था। रक्षा की बात करें तो ये बलदेव, ठीक है, बलदेव सिंह, ठीक है, बलदेव सिंह, ठीक, बलदेव सिंह था रक्षा विभाग। और अगर गृह विभाग की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि जो यहाँ पे एक्सटर्नल एंड अफेयर जो कॉमनवेल्थ रिलेशन है वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। डिफेंस की बात करें तो बलदेव सिंह के पास था। और कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री तो यहाँ पे ठीक है आई चुंद्रैयर के पास था। और इंडस्ट्री एंड सप्लाईज की बात करें तो डॉक्टर जॉन मथाई के पास था। लेबर की बात करें तो यानी कि श्रम विभाग की बात करें तो जगजीवन राम के पास था। फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। यहाँ से एक प्रश्न यहाँ पे बीपीएससी के शिक्षक एग्जाम में अभी हाल ही फिलहाल में इसको पूछा गया था, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी हिंदी में देख सकते हैं, विदेश मामला जवाहरलाल नेहरू के पास था। गृह मंत्रालय सूचना प्रशासन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। रक्षा की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह के पास। वाणिज्य की बात करें तो आई चुंद्रीगढ़। और उद्योग एंड आपूर्ति की बात करें डॉक्टर जॉन मथाई। और श्रम की बात करें तो जगजीवन। और कृषि और खाद्य की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द लोकेटेड इन बिहार। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम जिम नेशनल कॉर्बेट की बात करें तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है। जिम नेशनल कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में। और सबसे पहले इसे भारत का ये पहला नेशनल पार्क है, 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये बिहार में पूछे कहाँ, तो ये वेस्ट चंपारण, कहाँ, पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार में एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगर हम गिर की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। पेंच की बात करें तो पेंच और कान्हा ये दोनों कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एशियाटिक सोसाइटी के लिए फेमस है, एशियाटिक लोयन के लिए। और गिर नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए मैप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में गिर राष्ट्रीय, यहाँ पे जो पश्चिमी चंपारण में है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे है। और उदयपुर यहीं पे वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। और उदयपुर प्राणी सेंचुरी उद्यान भी यहाँ पे है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बिहार में एक सेंचुरी है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे है, कैमूर में है। बाकी सारे यहाँ पे देख सकते हैं सभी के यहाँ पे गया है, गया भी है तो गया डिस्ट्रिक्ट में ही है। चलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं सभी के सभी कहाँ पे है। तो देखिए बेरला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वैशाली में है। और इसकी स्थापना 1997 में किया गया है।
भीम बांध वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये मुंगेर में है और ये बीपीएससी में भी हाल ही में इसको पूछा गया था। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उद्यान कहाँ है, तो ये मुंगेर में है और 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, गौतम बुद्ध लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये गया में है 1976 में। कैमूर की बात करें तो ये कैमूर और रोहतास में है 1979 में। कन्वर की बात करें तो ये बेगूसराय में है। और नागी और नकटी की बात करें जमुई में है। बिहार में पूछे सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही है। और अगर नागी और नकटी दोनों कहाँ है, जमुई में। और पंत की बात करें तो पंत कहाँ है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो राजगीर में है 1978 में। ठीक है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये पटना में है। संजय गांधी 1969 में है और 1969 में ही 15 अगस्त को इसरो की स्थापना किया गया था। ISRO इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया था। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये चंपारण में है 1970। चंपारण में कहाँ, वेस्ट चंपारण में, अभी अभी हमने मैप पे देखा है। वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है, 1989 में हुआ। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है, 1976 में। तो इस तरह से यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला पूछा है द डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 यानी कि 22 दिसंबर 1939 को। किसने मनाया था, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आज सभी जानते हैं 1937 में क्या हुआ था, एक प्रांतीय चुनाव हुआ था जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा सीट प्राप्त की थी और यही क्या कर रहे थे, सरकार चला रहे थे। और 1939 में क्या होता है, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दिसंबर में इसको द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे चालू हुआ था 1939 में। और भारत को यानी कि मुस्लिम INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिना बताए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ये इन्होंने क्या किया था कि वहां पे नामित कर दिया था विश्व युद्ध में। इसी से नाराज होकर क्या किया कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लोग क्या हुआ, खुश हो गए। आप सभी जानते हैं कि प्रांतीय चुनाव हुआ, कांग्रेस के ज्यादा सीट मिली, इन्होंने सरकार बना लिया। जब सरकार को इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग खुश हो गए कि अब हमें मुक्ति मिल गया है। तो वही था कौन सा डेट, 22 दिसंबर 1939। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग ने 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफे का जश्न मनाने के लिए मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आज पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान के पिता के रूप में मानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को। और पहले महात्मा गांधी के साथ में हुआ करते थे, रहते थे। हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ मुस्लिम समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति यानी कि हु एस्टैब्लिश्ड एज ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना 1913। देखिए अनुशीलन समिति है ना, ये बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1913 में बिहार में भी इसकी एक शाखा को बनाया गया, यानी एक शाखा को कहां पर, बिहार में भी इसको लॉन्च किया गया। तो वही पूछा है कि बिहार में 1913 में जो अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई थी, स्थापना किया गया था, तो वो किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सचिंद्र नाथ सन्याल ने बिहार में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा को खोला था। और 1913 आता है तो एक बात याद रख लीजिएगा, 1913 में ही डॉक्टर नहीं रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से, भारत के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं उन अनुशीलन समिति की बात, इज रिवॉल्यूशनरी है, ऑर्गेनाइज ऑफ द बंगाल विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1900, यानी कि अनुशीलन समिति की स्थापना 1900 में किया गया था। कहाँ पे कब किया गया था, बंगाल में किया गया था, जो कि बाद में यहाँ पे देखिए इट वाज श्री अरबिंदो घोष विद द हेल्प ऑफ अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स। अरबिंदो घोष ने और किसी मेंबर के सहयोग से 1900 में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था, लेकिन बिहार के पटना में सचिन सन्याल ने 1913 में इसके क्या किया, शाखा को खोला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ये प्रत्येक दिन सेशन होता है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लें, और आजकल इसी तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हु फर्स्ट ब्रॉट क्रिश्चियन फेथ इनटू द साउथ इंडिया। अगर हम ये पूछे कि भारत में या फिर भारत के सबसे पहले भारत में साउथ इंडिया में ही क्रिश्चियन को लाया गया था, तो वही पूछा कि किसने भारत में क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन को, ईसाई धर्म को लाया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ST थॉमस ने पहली बार भारत में साउथ इंडिया में क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म को इंट्रोड्यूस किया था या फिर लाया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यही है सेंट थॉमस, जो कि कहा जाता है कि सेंट थॉमस ने
ठीक है, आगमन के साथ जब वो सेंट थॉमस भारत आए थे तो दक्षिण भारत में ईसाई धर्म की ये आगमन हुआ था और उसी से भारत में भी साउथ में यानी कि ईसाई धर्म को मानते हैं। अगला यहाँ देखिए, इन विच ईयर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। देखिए सिविल सीडीएम यानी कि सिविल डिस मूवमेंट एक्ट, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1920 में बात करें तो ये नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन 1920 में और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1930 में ही 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने डांडी मार्च शुरू किया था और 6 अप्रैल तक डांडी मार्च किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है लॉन्च किया था 1930 में किया गया था। कब किया गया था, 12 मार्च 1930 को। और डांडी मार्च भी यहाँ पे फेमस था और डांडी मार्च को खत्म किया गया था कब, 6 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे नमक सत्याग्रह भी बोल सकते हैं। गांधी जी वॉक करीब करीब 200 मील की जगह पे यहाँ पे 240 मील साबरमती आश्रम से जाकर के डांडी तक इन्होंने पद यात्रा की थी। और अगर पूछे इनके साथ कितने लोग गए तो 79 लोग गए थे, यानी 78 लोग प्लस में एक महात्मा गांधी। 79 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा का क्या है। ठीक है, तो दारुल जो सफा है ये एक खैराती था, ये फ्री हॉस्पिटल था, एक खैराती अस्पताल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछे, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द रैचूर दोआब। दोआब क्या होता है, मान लीजिए एक नदी यहाँ पे जा रही है और एक नदी यहाँ पे जा रही है, या यहाँ पे जाके मिल गया या फिर दोनों पैरेलल चलते रहा, तो ये बीच वाला जो मिट्टी होता है इसी को कहते हैं दोआब। तो वही पूरा रायचूर दोआब है, कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है। यहाँ पे ऐसे कृष्णा नदी जा रही है, यहाँ से यहाँ पे तुंगभद्रा नदी यहाँ से जाके यहाँ पे कृष्णा में जाके मिल जा रही है, ये हुआ कृष्णा, ये है तुंगभद्रा। तो ये जो बीच वाला जो मिट्टी है ना इसी को कहते हैं दोआब। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि द रैचर दोआब सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और कर्नाटक में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है, इसी को हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के मिलने के बीच जो भू क्षेत्र होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसी तरीके से अगर आप रेगुलर सेशन देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, कोई भी चार्जेस यहाँ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्युइन कंटेंट आपको रेगुलर कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक भी जरूर करें। और भी कोई तरह के आपको कोई और आपको टॉपिक करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।